नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर जम्बूरी मैदान में आज इतिहास और प्रेरणा का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान महान समाज सुधारक देवी अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित की है। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि एक आदर्श को दोहराने का संकल्प था। उस आदर्श का जो न्याय, सेवा और नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को सम्मान देने का संदेश दिया और ये भी दिखाया कि देश का नेतृत्व आज उन मार्गों पर चलने को प्रतिबद्ध है जो लोक माता अहिल्याबाई ने कई सालों पहले तय किए थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे भोपाल की ओर, जहां पर भोपाल के जम्बूरी मैदान से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले, लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश के प्रशासन की दिशा और सोच पर एक गहरी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह शासन चला रहे हैं, वो देवी अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों की याद दिलाता है। समाज सेवा और सशक्तिकरण, इन तीनों के मूल्य में आज ही शासन व्यवस्था भी उसी मार्ग पर चल रही है जो कभी देवी अहिल्याबाई ने दिखाया था। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और उत्साह ने यह भी साबित किया है कि मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए अध्याय लिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे कोरना गांव से, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार की मूल भावना को रेखांकित करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब काम का असली मूल्यांकन जमीन पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का असल मकसद है 1.5 साल की सरकार योजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन और जनता से सीधा संवाद। उन्होंने चेताया कि अब हर अधिकारी और कर्मचारी को संवेदनशीलता और सजगता के साथ काम करना होगा, क्योंकि जनसेवा ही असली शासन का आधार है। बैठक में बस्तर क्षेत्र के लिए वनोपज आधारित रोजगार को लेकर बड़े निर्देश दिए गए। इमली, रेशम, कोकून, मधुमक्खी पालन और लाख उत्पादन जैसे क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार दोनों को मजबूती मिले। उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अब फील्ड वर्क में तेजी लाई जाए, गैस रिफिलिंग प्रतिशत बढ़े, सब्सिडी की जानकारी हर घर तक पहुंचे और अप्रारंभ आवासों का तुरंत समाधान हो। बैठक में मक्का की उन्नत खेती और जैविक सुगंधित धान की ब्रांडिंग को लेकर के भी विशेष फोकस रखा गया। कलेक्टरों से कहा गया कि इस दिशा में व्यक्तिगत रुचि लेकर अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित माओवादियों को राज मिस्त्री शिक्षण देने की पहल को सराहा और सुझाव दिया कि ये मॉडल अब पूरे बस्तर में लागू हो। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर भी सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा, फॉरेस्ट क्लियरेंस, मुआवजा और टेंडर संबंधी अड़चनों को तुरंत दूर किया जाए। ये बैठक सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि प्रशासन के हर स्तर पर जवाबदेही की शुरुआत थी और मुख्यमंत्री ने दिखा दिया कि अब शासन सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी चलेगा। सुशासन तिहार चल रहा है पूरे प्रदेश में और अंतिम चरण में है। कल इसका समापन होने वाला है और 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, कल 31 मई को इसका समापन है और 3 चरणों में ये चल रहा है। तो प्रथम चरण में हमारे अधिकारी जनता लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को सुने हैं, दूसरे चरण में उसका समाधान किए हैं और तीसरे चरण में 5 मई से लोगों के बीच समाधान शिविर लगाकर उनकी जो समस्या है उसका कहाँ तक निदान हुआ है, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। और तृतीय चरण में हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, तो सब लोगों के बीच जा रहे हैं, समाधान शिविर अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे अधिकारी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं
और एक फीडबैक ले रहे हैं हम लोग कि 1.5 वर्षों में उनके आशीर्वाद से हम लोग जो सरकार में बैठे हैं और जो सेवा का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे मोदी की गारंटी हो या जो नई नई योजना या जो पहले से चली आ रही योजना है, डॉक्टर साहब के समय से पीडीएस व्यवस्था है, तो राशन पानी समय पर पहुंच रहा है कि नहीं, बिजली वहाँ रहती है कि नहीं, घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है कि नहीं, सारा चीज उनसे फीडबैक ले रहे हैं। तो आज ये हमारा ये 30वां जिला है, ये आपका मतलब बस्तर जिला 30वां जिला है। 3 जिला, अभी एक जिला और जाएंगे और कल इसका समापन हो जाएगा। तो इस तरह से हम औचक भी कहीं उतर जाते हैं, फिर समाधान शिविर भी अटेंड करते हैं, फिर जिलों का बैठक भी लेते हैं, समीक्षा बैठक। तो कुल मिला तो वही छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर के दौरान 16 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन जिलों के लिए उम्मीद की नई सड़कें हैं जहां बरसों से विकास सिर्फ वादों तक सीमित था। मुख्यमंत्री ने कूकानार में बढ़ाईपारा, चिंतलनार से किस्टारम, बुरकापाल से तोकनपल्ली और मुकर्रम से तोंगपल्ली तक की सड़कों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया, जिसकी कुल लंबाई लगभग 18 किलोमीटर से ज्यादा है और लागत 8 करोड़ से ऊपर। इसके अलावा गादीराज से मानकापाल तक 12 किलोमीटर लंबी सड़क और 13 पुल पुलियों के निर्माण पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यही नहीं, सुकमा दंतेवाड़ा मार्ग से कासरगुड़ा तक 2 किलोमीटर की सड़क भी अब पक्की हो रही है, जो कि एक अहम कनेक्टिविटी बिंदु है। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि अब विकास कागजों पर नहीं, धरातल पर आएगा, वो भी बस्तर के सबसे कठिन इलाकों में। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव डॉक्टर बसवराजू, कलेक्ट्रेट देवेश ध्रुव और एसपी किरण चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये सिर्फ लोकार्पण नहीं था, यह बस्तर को जोड़ने और आगे बढ़ाने की ठोस शुरुआत थी। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश को आज विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया और सतना में बने नए हाईवे अड्डों का उद्घाटन और कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन एयरपोर्ट्स से न सिर्फ राज्य के टूरिज्म और ट्रेड को नई उड़ान मिलेगी, बल्कि छोटे शहरों की कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हो जाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश न्यू इंडिया के निर्माण में एक मजबूत भागीदार बन चुका है और आने वाले वक्त में यहां विकास की गति और तेज होगी। इसी के साथ ही उन्होंने अन्य कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया, जो प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम करेगी। तो वही भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान एक खास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई पहलुओं को बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लोकमाता अहिल्याबाई के विचारों से प्रेरित यह प्रदर्शनी नारी शक्ति के इतिहास, संघर्ष और सफलता की कहानी कहती दिखी। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी के जरिए नारी नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भूमिका को करीब से देखा और सराहा। ये पल सिर्फ एक प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक विचार का उत्सव बन गया, वो विचार जो देवी अहिल्याबाई की परंपरा और प्रधानमंत्री मोदी की नीति से जोड़ता है। वही बस्तर की मिट्टी से जुड़कर आमजन से संवाद का सिलसिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के तहत बस्तर जिले के नारायणपाल गांव पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों से पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत करते हुए नजर आए। देवगुड़ी परिसर में एक घने आम के पेड़ की छांव में मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई, जहां वे सीधे लोगों से रूबरू हुए, उनकी बातें सुनी और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। नारायणपाल ने सीएम को अपने बीच पाकर ग्रामीणों के अंदर, खासकर महिलाओं के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने पारंपरिक गहनों और पोशाकों में मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया, जो इस पूरे दृश्य को बेहद आत्मीय और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना गया।
इस मौके पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू भी मौजूद रहे। ये महज एक दौरा नहीं था, बल्कि प्रशासन को जमीन से जोड़ने की एक कोशिश थी। एक सीधा संवाद जिसमें ना अफसरशाही की दूरी थी, ना मंच की औपचारिकता। बस्तर के दिल से निकली आवाज अब सीधे सरकार तक पहुंच रही है और यही है सुशासन तिहार की असली तस्वीर। कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी ज्यादा बारिश की जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित है। भारत में ये असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं मानसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिर क्या है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारी रिपोर्ट में देखें। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव, मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर
हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं। लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के लगभग सभी देश गुलामी और उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हो रहे हैं। ऐसे में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक सत्ता के रूप में उभरी और अपने अपने विचारधाराओं को दुनिया के अन्य देशों पर थोपने लगी। इसी समय सन 1947 में आजाद हुआ भारत ना तो पूरब के गुट में शामिल हुआ ना पश्चिम के, बल्कि उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत ने विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र और स्वायत्त भूमिका निभाने पर बल दिया। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, एशियाई देशों ने भी महसूस किया कि उन्हें एकजुट होना चाहिए। इसी सोच के तहत भारत, रूस और चीन ने RIC ट्रोइका फॉर्मेट बनाया। हालांकि समय के साथ चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस ट्रोइका को प्रभावित किया और इसे कमजोर किया। लेकिन हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के बयान के बाद ये फॉर्मेट फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज हम जानेंगे कि ट्रोइका क्या है, क्यों बनाया गया और इतने सालों बाद ये फिर चर्चा में क्यों आ गया। जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। राजनीतिक दिशा दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि RIC ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, RIC ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें, तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के साथ झड़प किया। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य विवाद के बाद से RIC ट्रोइका को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित
ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की आवश्यकता जताई थी। लेकिन जिस तरह से चाइना ने भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसे फिर से खड़ा करना ट्रोइका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, जो इस फॉर्मेट को बार बार कमजोर करता है। तीसरा सवाल कि अब फिर चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव राल पर्वतों के बीच बसे शहर पौम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और रणनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को रूस भारत चीन यानी RIC फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूस का साफ तौर पर कहना था कि वह देख चुका है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद आज एशियाई देशों के बढ़ते आर्थिक विकास और संबंधों से परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है कि संगठन को फिर से जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ, आज की तारीख में भारत और चीन के बीच सीमा परिस्थिति को शांत कराने के लिए एक सहमति बन चुकी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस RIC ट्रोइका को फिर से सक्रिय किया जाए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या चाइना अपने विचारों में बदलाव करेगा, क्योंकि उसने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चीन के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा, मैं यह बात भारत के साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं, हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसे वास्तव में उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। इस बयान से साफ है कि रूस भारत के साथ सहयोग और समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन के प्रति रूस की कुछ शंकाएं अभी भी बनी हुई है। RIC ट्रोइका फॉर्मेट एक ऐसा गठबंधन जो तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्रता और सामूहिक ताकत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इसकी चुनौतियां और बाधाएं आई, लेकिन रूस के हालिया बयान ने इस फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो क्या भारत, रूस और चीन मिलकर फिर से एक मजबूत त्रिकोणीय गठबंधन बना पाएंगे, और क्या यह वैश्विक सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, दुनिया में रुपया से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्य और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना, ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसी ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू कर दी, जिससे इजरायल ने तीखा विरोध जताया। यही नहीं, टैरिफ वॉर, इसके जरिए तो ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इन जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति है, जिसमें केवल अमेरिका लाभ देखा जा रहा है। तो क्या ट्रंप का ये कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान पहुंचाएगा? जानने के लिए देखें हमारी रिपोर्ट। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है।
उसका मानना है कि इजराइल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजराइल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजराइल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजराइल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजराइल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजराइल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा दोनों को लेकर दोनों देश एकमत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।